नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शाह की कल की रैली में भीड़ जुटाने के लिए भाजपा में जो टिकट के दावेदार हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा खेल किया गया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर ये दांव उल्टा पड़ गया तो भाजपा में जो बगावत शुरू हुई है, बगावत शुरू हो चुकी है। जो बगावत शुरू हुई है, ये बगावत भगदड़ का शक्ल अख्तियार कर लेगी। यानी कल की रैली के बाद भाजपा का अपना ही खेल, अमित शाह का अपना ही खेल भाजपा का पूरा खेल बिगाड़ देगा और बाजी जो पलटी हुई पहले से है, उस बाजी को पाताल में पहुंचा देगा, खत्म कर देगा, पूरा खेल खत्म, गेम ओवर। मैंने कहा आपसे कि बगावत शुरू हो चुकी है और ये भी बोला हूं, इसी बात को एक एक पॉइंट के साथ समझेंगे, तथ्यों के साथ समझेंगे, जो हो रहा है ग्राउंड जीरो पर उसके साथ समझेंगे। जो बगावत शुरू हुई है, ये कल की रैली के बाद क्या भगदड़ में तब्दील हो जाएगी। अब सीधे कंट्रोल रूम हेमंत अत्री जी को जोड़ लीजिए, क्योंकि ये तमाम अंदर की खबरें हैं कि आखिर जो टिकट के दावेदार हैं, उनके साथ, अपने ही नेताओं के साथ सिर्फ एक रैली में भीड़ जुटाने के लिए जो कथित चाणक्य हैं, वो क्या खेल कर रहे हैं। उनके साथ ये खेल नहीं है। इस खेल को हम तो खेल कह रहे हैं, शब्द को थोड़ा हल्का कर दिया है, दरअसल उनके साथ धोखा है। किसी को भी आप कोई लालच दे करके कोई काम करने के लिए मजबूर करें और उसके बाद उसको निपटाने का प्लान आपके दिमाग में चल रहा हो, तो ये धोखा, विशुद्ध धोखा है। अब ये धोखा क्या है, ये प्लानिंग कहां हुई, कैसे हुई और इसके क्या-क्या खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है, समझेंगे। सीधे हेमंत अत्री जी के पास चलते हैं। हेमंत जी, क्या खेला है ये? अब तक हमने बिहार में, बंगाल में, यूपी में खूब खेला सुना था। ये तो हरियाणा में अपने ही नेताओं के साथ खेल कर रहे हैं साहब। क्या है प्लान भीड़ जुटाने का? नहीं, ऐसी चीज में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। आपको ध्यान होगा कि कल भी हमने चर्चा की थी। 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने 55 प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए। पहले कोर ग्रुप ने अमित शाह जी के नेतृत्व में, और उसके बाद वो सीसी के अंदर चला गया, केंद्रीय चुनाव समिति के अंदर। और आपको ध्यान हो कि हरियाणा के सुपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 3 दिन पहले बयान दिया था कि 28 या 29 को टिकटों की पहली सूची आ जाएगी। कल रात को भी यही बात थी कि भाई जो कल 29 तारीख को जो मीटिंग हुई, ये सीसी की मीटिंग हुई, 30 तारीख को आ जानी थी कल मीटिंग, वो भी नहीं आई। उसका कारण क्या है? उसका कारण बड़ा साधारण है कि 55 सीटों पर अगर आज प्रत्याशी घोषित कर दिया, रैली जो होती है चुनाव में, और खासतौर पे पहली रैली जहां से आप अपना कैंपेन लॉन्च करते हैं, उसमें अगर रैली हड़की होगी, वो भी जींद जैसे जिले में, जो जींद तो हरियाणा की एक पॉलिटिकल पल्स है ना, वहां से चलती है सब कुछ। आपने देखा होगा सारी बड़ी रैलियां हरियाणा की जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो जींद में ही होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जींद को चुना है बड़ा कैंपेन लॉन्च करने के लिए। अब इन रैलियों में भीड़ कौन लेके आता है? इन रैलियों में भीड़ लेके आते हैं टिकटार्थी, और पार्टी का कोई लंबा चौड़ा कुछ खर्चा नहीं होता, क्योंकि सबको अपनी ताकत दिखानी है। हाँ। ऐसी सूरत में जब आप 90 में से 55 सीटें पहले तय कर चुके हो, तो उनको अगर आपने प्रत्याशी घोषित कर दिया तो भीड़ कौन लेके आएगा? प्रत्याशी तो प्रत्याशी बनते ही वो तो अपने हल्के में लग जाएगा चुनाव के लिए, अपना जो भी उसको ऑर्गेनाइजेशन में करना है, अपने बूथ लेवल पे करना है, जो भी करना है। तो अब जो ये पहली रैली जो लॉन्च करनी है, और इसके हिसाब से अगर मान लीजिए प्रत्याशियों की सूची पहले आ गई, तो प्रत्याशी तो 55 ही हुए ना, 55 की आएगी पहले, उसके बाद 35 की है, और वो सारा अमित शाह और मोदी जी पे छोड़ दिया हाईकमान पे। तो जो भीड़ जुट सकती है दावेदारों के जरिए, वो केवल प्रत्याशियों के सारे तो नहीं जुड़ सकती। दावेदार तो हर सीट पे 10-10 है, और प्रत्याशी तो एक रह जाएगा। तो शक्ति प्रदर्शन, आपको टिकट मिली तो मैं क्यों करूंगा, मैं अपने घर बैठूंगा आराम से। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस खेल को समझा और लास्ट मोमेंट पे ये स्ट्रेटेजी बदल दी। वरना तो आपने आप बीजेपी का देखा होगा, जब भी सीसी की मीटिंग होती है उसके 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद सूची आती ही है। लेकिन हरियाणा में चूंकि इस बार धरातल पे कुछ है नहीं, तो इस बार इनको लगा कि कहीं पहली ही रैली फ्लॉप ना हो जाए। तो बेहतर ये है कि इस जो अपनी जो प्रत्याशियों की सूची है,
इसको 2 दिन के लिए पेंडिंग रख लेते हैं और जैसे ही अमित शाह रैली करके जाएंगे 1 घंटे के अंदर सूची जारी हो जाएगी सोमवार को। तो ये सारा खेल जो है इन्होंने किया है कि 1 तारीख को जो है कल वो रैली होगी और उसके तत्काल बाद वो सूची जारी कर दी जाएगी। 55 की होगी या और ज्यादा की होगी, क्योंकि बाकी तो अब हाईकमान पे छोड़ दिया है, दोबारा सीसी तो होनी नहीं, तो वो अब टोटली बॉल हाईकमान के उसमें पाले में है। 55 पे जैसे हमने कल भी चर्चा की थी, 55 पे सिंगल नाम है, अप्रूव हो चुके हैं। तो अब जो है बीजेपी का सारा खतरा ये है कि कहीं बागी खेल ना बिगाड़ दे। मान लीजिए आज सूची आ जाए, आज सूची आ जाए और 10 जगह बगावत हो जाए, तो वो रैली की कवरेज ढक जाएगी और बगावत की खबरें ज्यादा होंगी मीडिया में। तो उस डैमेज को रोकने के लिए पहले ही प्रीएम्प्ट कर लिया पार्टी ने कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी घोषणा को टाल लेते हैं 2 दिन के लिए। तो अब ये जो सूची है ये किसी भी सूरत में जो कल रैली होगी जींद में उसके तत्काल बाद जारी कर दी जाएगी। तो जिसको भीड़ जुटानी है भीड़ भी जुटा लेगा, जिसको पता लग गया वो नहीं भी जुटाएगा। क्योंकि एक चीज बड़ी साफ है आशीष जी, आजकल हर आदमी जुड़ा हुआ है सिस्टम से, जो टिकट मांग रहा है उसके भाजपा के अंदर इन रोड्स तो है कहीं ना कहीं। तो ये भी भाजपा जरूर से ज्यादा समझदारी कर रही है कि लोगों को पता नहीं। 55 सीटों पर जो नाम सिंगल हुए हैं, आपको क्या लगता है कि उन सीटों के दावेदारों को नहीं पता है क्या? सबको पता है किसका नाम हुआ है। आधे नाम तो मैंने और आपने कल डिस्कस कर दिए थे, ये हो गई। तो उनके दावेदार तो भीड़ लाने से नहीं। लेकिन चलो भारतीय जनता पार्टी चाणक्यों की पार्टी है, रणनीतिकारों की पार्टी है और स्ट्रेटेजिस्टों की पार्टी है और सारे उसमें अपने आप जो है एक से एक बढ़ के हैं। तो उनको अगर ये लगता है कि लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है तो उनको शुभकामनाएं, हम तो और क्या ही कह सकते हैं। लेकिन 55 सीटों पे जो सिंगल नाम हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है बीजेपी में जो टिकटार्थी है उसको नहीं पता कि वो नाम कौन सा है। केवल एक औपचारिक घोषणा की बात है। लेकिन भाजपा एक रणनीति के तहत कर रही है, क्योंकि अमित शाह हरियाणा का सारा चुनाव कमांड एंड कंट्रोल उनकी, तो उनकी बात को तो कोई मोड़ नहीं सकता है। तो उन्होंने ये तय किया कि साहब हम रैली के बाद घोषणा करेंगे प्रत्याशी, तो कर दीजिए। वो तो रैली की भीड़ से ही पता लग जाएगा कि कहाँ काड़ी क्या है। और जो हम अब तक बात करते आए हैं उसका भी खुलासा हो जाएगा कि भाजपा के जमीन पर कितना धरातल है, वो भी रैली की भीड़ से दिख जाएगा। तो केवल कल तक की बात है। यानी कुल मिला जुला करके अमित शाह की रैली हिट हो जाए, चुनाव में भले भद पिट जाए, यही है। चुनाव में भद पिट जाए कोई बात नहीं, रैली हिट हो जाए, मतलब शाह का पावर, शाह की कॉलर नीचे नहीं होनी चाहिए, यही मकसद है। लेकिन एक खबर आ रही है, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि कल के बाद क्या होगा, क्योंकि कल बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी तो शाह अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, अभी वो हेमंत अत्री जी के दृष्टि से नहीं देख रहे हैं कि हरियाणा में क्या हो सकता है। कल के बाद क्या होगा ये बाद में समझेंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी भी खबरें आ रही हैं कि सूची तो बाद में आएगी, सिर्फ फुटबॉल पहले शुरू हो गई है, बगावत की खबरें आने लगी हैं। कहाँ बगावत हुई? इंटरेस्टिंग है ये आपने, अभी तो केवल 2 जगह की खबर आई है। गोहाना में क्या हुआ कि गोहाना के अंदर कोई जो भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, वहां पर एक नाम आ गया अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा वो शख्स है जो पिछली बार रोहतक से एमपी बने थे, इस बार हार गए वो। तो उनको भी कहीं ना कहीं समायोजन चाहिए। वो पहले सोनीपत से एमपी रह चुके किसी जमाने में 90s में। तो उनको लगा कि यार बेरोजगार तो क्यों रहना है, कम से कम एमएलए का ही चुनाव लड़ लेते हैं। तो उनकी बेटी की शादी में पीछे मोदी जी भी आए थे शोका होटल में, अगर आपको याद हो, दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं यही काम कर लिया जाए। तो उनका नाम आगे कर दिया गया लोकसभा चुनाव हारने, बहुत बुरे तरीके से आ रहे हैं रोहतक से इस बार। तो उनका नाम गोहाना से आगे कर दिया गया। अब गोहाना में स्वाभाविक है कि वहां के लोकल लोग भी टिकट मांग ही रहे। तो आज उन्होंने क्या किया, जैसे उनको पता लगा कल कि भाई ये जो है उनका नाम चला दिया है, तो उन्होंने पुतले फूंक डाले वहां पे। और वो जो योगेश्वर दत्त है जो टिकट मांग रहे, 2 बार हार चुके हैं बीजेपी से, तो पहलवान जो ओलंपिक वाले हैं वो दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। ऐसे ही फतेहाबाद में एक कंस्टिट्यूएंसी है रतिया। रतिया में सुनीता दुग्गल जो पहले एमपी थी सिरसा की, उनका जिक्र आ गया कि भाई उनको टिकट मिल सकती है। तो वो जो वहां वाले जिला अध्यक्ष वो सारे बागी हो गए, वो क्रांतिकारी हो गए। तो इस तरह अभी तो शुरुआत है, अभी तो सूची आई नहीं, अभी तो चीजें हवा में है, केवल अटकलें हैं। और उसके बावजूद भी इतना वायलेंट रिएक्शन है। आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी तो कार्डर बेस्ड पार्टी है, आपको पता है। हाँ, और मोदी और शाह का अनुशासन आपको पता ही है, जब हंटर चलता है तो। लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में जहां पर पार्टी बहुत वीक फुटिंग पर है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की चीजें हैं तो उसका मतलब समझना पड़ेगा हमें क्या है कि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है जिसने पार्टी के कार्डर्स में काम किया है। अब जो मोदी शाह की जो भाजपा है उसमें कहानी कुछ और है, उसमें चाल चरित्र और चेहरा पार्टी का बदल चुका है।
उसमें जो इंपोर्टेड आइटम है उनको टिकटें ज्यादा मिलती है, पार्टी कार्डर्स को कम मिलती है। और किसको कहां से लड़ाना है ये संगठन तय नहीं करता, ये कहीं और से तय होता है, दिल्ली से तय होता है। तो वैसी सूरत में जो लोकल कार्डर्स है वो क्या करें? तो अभी तो केवल इनिशियल चर्चा शुरू हुई और ये बगावत के सुर आने लगे। जैसे ही आपकी पहली सूची आएगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसके बाद बयानबाजी की तो कोई भूल ही जाइए, आप कितनी बयानबाजी होगी। उस सारे मामले को ही प्रिएम्प्ट करने के लिए कि भाई अमित शाह पहली रैली के लिए आए और उस दिन अखबार भरे पड़े हो गुटबाजी से, अखबार बड़े हो पुतला फूकने से और तमाम नारेबाजियों से, तो एक एनवायरनमेंट खराब होता है। तो उसके लिए भाजपा ने सोचा कि भाई एक बार रैली होने दीजिए, उसके बाद जो करना करते रहेंगे। उसके बाद मीडिया सारा मुट्ठी में है ही, प्रिंट मीडिया या मुख्य धारा का मीडिया तो कोई दिखाएगा नहीं। ये जिम्मेदारी तो आप और हम लोगों पे ही है कि सारी बातें बताएं, बगावत की, फूट की, क्या हो रहा है। मुख्य धारा के तो किसी अखबार में आपको बीजेपी के खिलाफ कुछ मिलेगा नहीं, कोई ग्राउंड रियलिटी मिलेगी नहीं, वहां तो सारी स्थितियां आपको पता ही है। तो वैसी सूरत में जो अपना जो मीडिया है, जो यूट्यूब और ये सारे साथी जो है, उन प्लेटफॉर्म्स पे नेगेटिविटी ना आए, क्योंकि विजुअल्स होंगे वहां, तो हर चीज के विजुअल्स, तो गोहाना के विजुअल्स भी आ जाएंगे, फतेहाबाद के भी आ जाएंगे। तो उस सारे से बचने के लिए इन्होंने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही सूची आएगी, एक बार तो वो करंट लगना ही होता है, तो वो करंट आएगा ही आएगा, बयानबाजियां होंगी ही होंगी। उसके बाद उसको ये कैसे टैकल, क्योंकि पार्टी पहले ही कमजोर है, चुनाव में जा रही है, सत्तारूढ़ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, मनोहर लाल खट्टर का शासन है, नायब सिंह सैनी खड़ाओं से शासन चला रहे हैं। तो वो सारी बातों को देखते हुए वो एक जबरदस्त वायलेंट रिएक्शन आएगा, इसीलिए इसको रोका गया है। पार्टी को समझ है इस बात की, अब उसका लाभ होगा नुकसान होगा वो देखा जाएगा। इस रिएक्शन की आपने बात की, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि पार्टी भले कमजोर हो, लग रहा हो कि हारेंगे, लेकिन जो लोकल लीडरशिप होती है, स्थानीय नेता होते हैं, वो उनकी एक इच्छा होती है, उनको पता होता है कि पार्टी हार रही है, इस बार नाश नहीं सत्यानाश होना है। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि कोई बाहरी नेता आकर के हमारे क्षेत्र में अपनी जमीन न तैयार कर ले, ताकि आगे की राजनीति, भविष्य की, ठीक है, 2024 के बाद 2029 भी तो आएगा। तो 2029 के पहले 24 में कोई बाहरी आकर के आया, पैराशूट से उतरा और अपनी जमीन तैयार कर लिया। लोकल लीडरशिप को अपने अस्तित्व का खतरा होता है। उनको सरकार बने ना बने, लेकिन अपना अस्तित्व जो है उनका, वो उसका खतरा होता है। और हमने उदाहरण देखा है, भाजपा काडर बेस भाजपा, कई बार इस बात की हमने चर्चा की, जिसमें कभी बगावत नहीं देखते थे हम लोग। मध्य प्रदेश का चुनाव था, अलबत्ता कमलनाथ ने प्लेट में, थाली में सजा करके बाकायदे जीता हुआ चुनाव सौंप दिया, थाली में सजा करके भाजपा को। लेकिन भूपेंद्र यादव के साथ क्या हुआ था इंदौर में, आज भी तस्वीरें सबके जेहन में है। भूपेंद्र यादव के सामने वो जूतम पैजार गार्ड को पता चला कॉलर खींच करके सोफे पे पटक दिया। उत्तर प्रदेश में ये लोकसभा चुनाव में भाजपा जो बुरी तरह हारी है, ये सिर्फ कांग्रेस और सपा ने नहीं हराया है, भाजपा ने भाजपा को निपटाया है यूपी में। तो ठीक है, मान लिया कि भाजपा की हालत जमीन पर बड़ी खराब है हरियाणा में, लेकिन जब 1 तारीख को, जिसकी शुरुआत मैंने की थी धोखा वर्ड से, जब धोखा दिया जाएगा नेताओं को, ठीक है, शाह सर्वशक्तिमान होंगे, होम मिनिस्टर के रूप में दिल्ली में होंगे, लेकिन हरियाणा का जो आम कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता जब बिगड़ जाता है, उसका मिजाज दिमाग बिगड़ जाता है, तो वो फिर किसी को नहीं सर्वशक्तिमान मानता। उसके साथ धोखा होगा कि अरे भाई अभी टिकट नहीं आया है, आओ भीड़ लेके आओ। वो पता चला कि 4 जो है स्कॉर्पियो और 34 मोटरसाइकिल लेकर के आया वहां पे, और जैसे ही रैली निपटी, सूची आया, वो निपट गया, उसका नेता निपट गया, सब निपट गए। मतलब वो खुद नहीं, उसका नेता भी कोई होगा कि हाँ, हम इनके पीछे चलते हैं, हमारे नेता फला है, इनके लिए हम डंडा और झंडा उठाते हैं, वो भी निपट गया। फिर तो वो डबल गुस्सा होगा, डबल डोज, गुस्से में तड़का होगा। फिर क्या हालत होगी, ये समझना जरूरी है कि अभी तो ये सैंपल साइज है, छोटी मोटी चिंगारियां फूट रही हैं, छोटे पटाखे जो दिवाली में, फिर तो बड़ा धमाका होगा। उसमें आशीष जी एक बेसिक फर्क है, जो आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए, जो हम सब ने देखे, और मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, सही बात है। हरियाणा में स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है। वो स्थिति डिफरेंट क्या है कि हरियाणा की अगर आप पूरी भाजपा के 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले और दावेदारों के अगर नाम देखे, मैं सभी 90 की बात कर रहा हूं, कोई एक भाजपा का नेता ऐसा नहीं है, कोई एक जो पूरे प्रदेश का नेता। और वो आपने नायब सैनी के मामले में देख भी लिया
कि कैसे उनको अपना निर्वाचन क्षेत्र ढूंढना पड़ा घूम घूम के, कभी गोहाना, कभी नारायणगढ़, कभी लाडवा। तो उससे एक स्थिति समझ में आती है कि बीजेपी के अंदर कद्दावर नेताओं की और धरातल पर जो होता है ना आपकी मास फॉलोइंग, उस लेवल के नेताओं की बहुत सख्त कमी है, बहुत सख्त कमी है। इसलिए बाहर से लोग इंपोर्ट करके लाए जाते हैं बीजेपी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप भजनलाल के परिवार को ले आए, कुलदीप शर्मा को ले आए, उनके बेटे को टिकट दे दी, भतीजे को दे दी, किरण चौधरी को ले आए, श्रुति चौधरी को टिकट दे दोगे, इंद्रजीत कांग्रेस से आए थे, उनके बेटे को टिकट, बेटी को टिकट दे रहे हो, लाइक दैट। तो बीजेपी के पास काडर तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतने बड़े लीडर्स नहीं है जो पार्टी को उस लेवल की आंख दिखा सके जिसका जिक्र आपने किया मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। वहां तपे हुए लोग हैं और उनका मास फॉलोइंग भी है। वहां अगर आशीष जी की वोट अगर टिकट काट दी तो उसका क्या असर होगा सबको पता है। हरियाणा में वैसे लोग नहीं है इनके पास, तो बगावत की चिंगारियां आएंगी निश्चित तौर पे। 10-20 लोग जिनके पास बहुत पैसा है या कोई बड़े गांव का है या कोई बड़े गोत्र का है, हो सकता है 10-20 लोग अलग इंडिपेंडेंट फार्म भी भर दे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो उनके बस की उतनी बात नहीं है कि वो पार्टी को उस लेवल पे डैमेज कर सके जो यूपी और बिहार में, जिसका आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश में। वहां पर क्या है कि एक हल्के में 5-5, 6-6 बड़े नेता होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर वो स्थिति बीजेपी की नहीं है। यहाँ पर तो जो विधायक अगर आप देखोगे जो साथी कवर करते हैं हरियाणा में, वो भी आधे विधायकों को बीजेपी वालों को पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि कोई 14 की लहर में बन गया, कोई पुलवामा की लहर में बन गया। मास फॉलोइंग तो उस रूप में थी नहीं ना, तमाम कारणों के चलते। तो हरियाणा में वो पक्ष भाजपा का कमजोर कि उतने बड़े लीडर इनके पास नहीं है जो पैन हरियाणा हो या पैन रीजन हो। ऐसा कोई भी नेता बीजेपी काडर्स में ना पहले था ना अब है। जब मुख्यमंत्री निर्वाचन क्षेत्र ढूंढता घूम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी वो है। लेकिन ये जो रणनीति है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये बैकफायर कर सकती है। बैकफायर इसलिए करेगी कि जिन लोगों को मान लीजिए अंदाजा नहीं है और वो उस रैली में भीड़ जुटाते हैं, वो घर पहुंचे नहीं, उससे पहले सूची आ गई या उसके बाद भी आ गई, तो वो पार्टी के बारे में उनकी क्या राय होगी। और जिस प्रत्याशी को आपने टिकट दी, वैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो तो फिर उसकी मंजी ठोकेगा। तो और हरियाणा में मंजी ठोकने की परंपरा भी है पुरानी कि मुझे नहीं तो फिर किसी को भी नहीं। आओ, यहाँ तो वो परंपरा है ना। तो कुल मिलाकर के बीजेपी, वो समस्या ज्यादा कांग्रेस में होती है। तो कांग्रेस में एक एक सीट पे आपने देखा 90 निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा में और 2500 से ऊपर प्रत्याशी। तो वो चुनौती कांग्रेस के लिए ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर महत्वाकांक्षाएं बहुत है। और आप दूसरा देखिए कि वहां पर अब जो आज आप बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, कल देवेंद्र बबली नाम के पूर्व कृषि वो बड़े हरियाणा के मंत्री थे ग्रामीण विकास, जेजेपी में थे, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी छोड़ दी और उन्होंने शैलजा जी का समर्थन कर दिया। तो वो कल प्रभारी महोदय से मिलने गए दीपक बाबरिया से कि भाई मेरी टिकट करो, मैं कांग्रेस। उसने कहा आप तो कांग्रेस के मेंबर ही नहीं हो, पूर्व मंत्री है जिसने भाजपा के सीटिंग अध्यक्ष बराड़ा को, सुभाष बराड़ा को 50,000 वोटों से ज्यादा हराया था, 50,000 सीटिंग प्रेसिडेंट। वो कल कांग्रेस में पहुंचे कि साहब बाबरिया को भाई मुझे टिकट दो। उसने कहा कि आपकी तो टिकट हो ही नहीं सकती, आप तो मेंबर ही नहीं हो पार्टी की। तो ये सारी चीजें कांग्रेस में ज्यादा होती है और ये हर निर्वाचन क्षेत्र में वहां 2-2, 3-3 व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे कांग्रेस में, ज्यादा नहीं तो 5-5, 7-7, जिनका 5-4 हजार वोट का जुगाड़ होता है अपने निर्वाचन क्षेत्र में। भाजपा के पास ऐसी कोई स्थिति नहीं। भाजपा 2014 में सत्ता में आई थी मोदी के अच्छे दिनों के आफ्टर इफेक्ट के रूप में कि दिल्ली में बीजेपी आ गई। 2019 में सत्ता में आई थी फर्जी सर्वे के आधार पर जो 75 पार का जो था, और पुलवामा की लहर के ऊपर जो राष्ट्रवाद का जो शोकांड जो जिस तरह का अफवाह बढ़ाया गया था, बालाकोट और ये सब, तो उसके कारण सत्ता में आई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का आप देख ही रहे कि क्या नैरेटिव अपनी असलियत पे आ गए। 2 दिन पहले आपने देखा ईडी कल जमीन अटैच करती फिर रही गुड़गावा में, उसमें भूपेंद्र हुड्डा का नाम ले रही। अरे भाई, अगर कोई भूपेंद्र हुड्डा का कोई चीज थी तो 10 साल से तुम यहाँ भी सत्ता में हो और वहां भी सत्ता में हो। और जमीनों के घोटाले कोई क्रिमिनल उस तरीके के नहीं होते, ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉलर जॉब होते हैं, फाइल पे है सब कुछ। जमीन में जो भी खेल हुआ है सब कुछ फाइल पे है, हवा हवाई तो कुछ भी नहीं होता। तो अगर भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ किया था तो क्या आपने उनका कोई भी केस 10 साल में चार्जशीट करके 2 कोर्ट किया है क्या? 10 साल में तो सजा हो जानी चाहिए थी। और आप अभी जमीन नहीं अटैच करते फिर रहे हो।
तो ये इनकी बैंकरप्सी दिखाता है कि इनके पास नैरेटिव नहीं है। और जब अपना नैरेटिव ना हो तो फिर इनकी प्रिय शक्ल क्या है? ईडी को भेज दो, सीबीआई को भेज दो। तो ईडी और सीबीआई हरियाणा में आ चुकी है विदाउट एनी पर्पस, एक भय का भूत फैलाने के लिए कि देखो जी उनके पीछे कुछ। अब कल की कोई बात पूछे जो कल ये ईडी ने किया, उसमें भूपेंद्र हुड्डा का क्या है? 2 कंपनियों की जमीनें अटैच हुई, एफआईआर वो पुरानी, सब कुछ पहले हो चुका है। अगर आपको कुछ मिला था तो आप उसको कोर्ट में करते ना भाई, चार्जशीट करते, टू कोर्ट करते और सजा कराइए। तो ये जो पॉपुलर जो बनाने की कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर तो सीबीआई ईडी है और है, हरियाणा की जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि इनके छल में वो नहीं आएगी। और ईडी इनका प्रमुख हथियार है आजकल चुनाव जीतने का, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी कंपनी का कोई जमीन अटैच होता है तो उसमें मुख्यमंत्री का और विपक्ष के नेता का क्या है भाई? आप ईडी का वो देखिए, आप ट्वीट, उसमें लिखा हुआ है कि ऑनरेबल एक्स सीएम हरियाणा इज नेम्ड इन दैट एफआईआर। तो भाई उस एफआईआर में वो नेम्ड है तो उनके खिलाफ आपने क्या किया? कंपनियों की जमीन अटैच कर दी, ठीक बात है। उस एफआईआर का क्या हुआ? चार्जशीट हुई क्या? वो कोई नहीं बता रहा है। 10 साल में नहीं हुई। चुनाव आया तो याद आ गई। चुनाव के बाद ईडी किसी और स्टेट में चली जाएगी, महाराष्ट्र चली जाएगी, झारखंड चली जाएगी। तो ईडी का भी रोस्टर बना रखा है मुझे लगता है। तो जब आपके पास कुछ चीज नहीं होती है तब इस तरह की हरकतें की जाती है कि विपक्ष को जब आप और किसी चीज से काउंटर ना कर पाओ तो डरा लो, भय का भूत बेच लो। तो वो हरियाणा में खेल हो चुका है और वो अपने आप में आम जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है इस तरह से। नहीं, अब तो पूरा देश जान चुका है कि मोदी जी के 3 सिपाही ईडी, आईटी, सीबीआई, ये जी, तीनों मोदी जी के 3 सिपाही हैं और ये रोज बेइज्जत हो रहे हैं, रोज बेइज्जत होते हैं, अदालत में बेइज्जत हो रहे हैं, हर जगह बेइज्जत हो रहे हैं और अब तो जनता बिल्कुल जानती है कि ईडी अगर कहीं पहुँची है इसका मतलब मोदी जी डर रहे हैं फला आदमी से तभी ईडी यहाँ आई है। तो हुड्डा से डर रहे होंगे तभी ईडी नाम लिख रही है ट्वीट में। खैर, ये रैली कल की, इस पर बहुत निगाहें हमारी भी रहेंगी और बाकी हरियाणा के लोगों की भी हैं कि इस रैली के बाद क्या होता है? रैली में क्या होता है इस पर कोई खास निगाह नहीं रखनी है। रैली में क्या होगा पता है। हो सकता है डिवीज़न बढ़ाने के लिए कुछ और बातें कही जाएँ। इसके अलावा है क्या? कुछ है नहीं। झोला खाली है, झोले में सिर्फ वही नफ़रत, वही बँटवारा और कुछ है नहीं झोले में, खाली है। तो यही मिलेगा। रैली के बाद क्या होगा, इस पर हमारी निगाह रहेगी और जो भी होगा वो अपडेट लेकर के मैं आऊँगा हेमंत जी के साथ। फिलहाल इजाज़त दीजिए आप लोग, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।